बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं फिज़िक्स की नई वीडियो के साथ। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को इल्म है कि हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था फिज़िक्स का, जिसका नाम है डायनामिक्स। उसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। इसमें हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने उसकी न्यूटन थर्ड लॉ मोशन उसको डिस्कस किया। और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का कानून कुछ ये कहता था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मिकदार में मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। वो तो प्रीवियस लेक्चर के बाद आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास मास और वज़न है, यानी मैस एंड वेट। इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास मैस एंड वेट है। जैसे कि आपके सामने फिगर है, मैंने एक लाइन के जरिए दोनों में डिफरेंस को ड्रा किया हुआ है। उस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैस है। मैस हमारे पास क्या है? मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोज्ड बाय द बॉडी। मैस आपके पास क्या होता है कि मैटर की वजह से, यानी मादे की वजह से जिस्म के अंदर जो भी वजन पाया जाए तो आपके पास मास कहलाता है। मादे की वजह से जिस्म जो खूबी रखता है, जो खसूसियत रखता है, वो आपके पास मास कहलाता है। लेकिन जो वेट क्या होता है? आपका ओरिजिनल वजन होता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। कि आपका जो वजन होता है, जो ज़मीन के ऊपर का अमल कर रहा है, जैसे आप ज़मीन पे चलते हैं वो आपका वेट होता है। इसी तरह से अगर दूसरा जो इसमें डिफरेंस देखें मैस में, वो क्या है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेट है वो आपके पास इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर वेक्टर के बारे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में जो है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसे हैं जिसको हम मिकदार के साथ बयान कर सकते हैं, क्वांटिटी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर होता है, वो वेक्टर के लिए आपके साथ आपने उसकी मिकदार के साथ साथ उसकी सिमत भी बनानी होती है। अगर आप मिकदार और उसकी सिमत नहीं बनाते तो आपके पास वेक्टर नहीं होगा। इसी तरह से जो थर्ड डिफरेंस है वो आपके पास ये है, मैस इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप किसी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो उसका जो मास है वो कम हो सकता है। लेकिन जो वेट है इट डज नॉट चेंज। अगर आप जो वेट है उसको एक जगह दूसरी जगह ले भी जाएं तब भी वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। चौथा डिफरेंस है वो ये है, इट इज मेजर्ड बाय वीक बैलेंस। जो मैस है उसको हम वीक बैलेंस के जरिए फाइंड करते हैं और जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो है वो मालूम करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फिगर आ रही है वो आपके पास वीक बैलेंस की है, यानी मैस को वीक बैलेंस के जरिए फाइंड करते हैं। और जो दूसरी फिगर आपके सामने आ रही है ये आपके पास वेट की है और वेट को हम किससे प्रूव करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के जरिए प्रूव किया जाता है। इस तरह से जो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आ जाता है वो आपके पास है फोर्स एंड मोमेंटम का। ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है एक्सप्लेन फोर्स एंड मोमेंटम। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी, इसकी यूनिट लिखनी, थोड़ी सा एक्सप्लेनेशन करनी और क्वेश्चन करनी है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। कि अगर एक फोर्स की जिस्म के ऊपर अमल करती है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। और वही जो एक्सेलरेशन है वो जितना उसकी बॉडी के मोमेंटम में फर्क आ रहा है उसके बराबर होता है। और इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। दोबारा इसकी डेफिनेशन करें, जब किसी जिस्म पे फोर्स अमल करते हैं उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन की मिकदार जो उसके ऊपर मोमेंटम अमल कर रहा है उसकी मिकदार के बराबर होती है। इसका जो यूनिट आपके पास होता है वो आपके पास यूनिट इसका जो होता है वो आपके पास होता है kgms -1 किलोग्राम मीटर फी सेकंड, जो इसका आपके पास यूनिट होता है। इसी तरह से हमने इसकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करनी है तो इसकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले आप जो है वो उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ मेरे पास कुछ यूँ होगी
कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास एक जिस्म है, उसका मोमेंटम जो है एम आई है और इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है। आगे कहता है लेट अ फोर्स एफ ऑन अ बॉडी पर रिड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन फर्स्ट के जिसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है। तो जब आपको पता है कि फोर्स जिसमें अमल करती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। दे चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसमें क्या होता है, उस फोर्स पे अमल करने से उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है। लेट्स इस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम वीएफ, कुछ वक्त के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वीएफ हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी है उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कुछ वक्त के बाद उसको एफ से यानी पीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ पी आई एंड पी एफ आर द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो पी आई है और इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो पी एफ है, रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। देन तो आपके पास पी आई की वैल्यू आपके पास एम वी आई होगा और पी एफ की वैल्यू आपके पास एम वी एफ होगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करना है। चेंज इन मोमेंटम को इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी हम चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई को किया तो आपके पास दोनों में देखें राइट साइड जो है उसके आपके पास एम कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर लिख लिया। आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी वी एफ माइनस वी आई। आफ्टर सम टाइम क्योंकि उसमें तब्दीली आ रही थी क्योंकि वक्त के बाद, तो आफ्टर सम टाइम का मतलब उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब जो लेफ्ट साइड पे आपके पास पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी है, ये उसके ऊपर फोर्स अमल करेगी, मोमेंटम में तब्दीली आ रही है वक्त के हिसाब से, तो मोमेंटम में वक्त के हिसाब से जो तब्दीली आ रही है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। और जो लेफ्ट राइट साइड पे एम वो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 2 को रिकॉल करें तो हमने ये एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सीलरेशन क्या था कि किसी किस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो वो एक्सीलरेशन के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट साइड आपके पास एफ के इक्वल आ जाएगी, एम एज आ जाएगा, वी एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई टी आपके पास एक्सीलरेशन के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तब तक आपको उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर उस सूरत में मिलेंगे जब आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन भी आपको उसी तरीके से करना है जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये भी आपके पास पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है आइसोलेटेड मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडीज बीइंग कांस्टेंट। आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनका जो मोमेंटम है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं, वो एक जैसा ही रहता है। आपके पास आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड बॉडीज वो होते हैं जिनके ऊपर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, वो आपके पास आइसोलेटेड मोमेंटम होता है। यहाँ में भी आपने सबसे पहले डायग्राम में देखना है, आपके पास दो पोल हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। m1 का जो है वो u1 से उसकी वेलोसिटी है और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, पुलिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं यानी आपस में वो टकराते हैं। अब टकराने के बाद जब वापस जाते हैं तो u1 का जो मोमेंटम है वो u1 में चेंज हो जाता है और u2 का जो मोमेंटम है वो u2 में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें कंसीडर एन आइसोलेटेड मोमेंट सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मास m1 and m2, they are moving in a straight line with initial velocity u1 and u2 respectively such that u1 is greater than u2, क्योंकि u1 u2 से बड़ा होगा। sphere of mass m1 approaches the sphere of m2, they move। initial momentum जो निकालेंगे वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ m1 वो इक्वल होगा m1 u1 के और m2 का जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा m2 v2 के। तो इसका जो टोटल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 के आ जाएगा। और आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन its velocity change from u1 to v1 and u2 to v2, then after strike its m1 momentum is equal to m1 v1 and m2 momentum is equal to m2 v2। क्योंकि आपने टोटल मोमेंटम निकालना है तो टोटल मोमेंटम आपके पास क्या आता है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 और बिफोर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ m1 v1 प्लस m2
V2 आ जाएगा। ये कुछ उसके हमने उसके जो पॉइंट पढ़े थे, इसकी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इसके कुछ यूजेस भी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। उसका रॉकेट एंड जेट इंजन जिसको हम यूज करते हैं। रॉकेट्स एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, इसी रूल पे काम करते हैं। किस रूल पे काम कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, कि इसमें जो गैसेस जलती हैं वो बेतहा मोमेंटम के साथ बाहर निकलती हैं। द मशीन गेन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, जो मशीन है इस तरह की जो मोमेंटम है हासिल करता है। दिस एनेबल देम टू मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, जब वो पीछे की तरफ निकलती हैं तो उसी ज़्यादा स्पीड के साथ उन्हें अपवर्ड मूवमेंट करने में मदद देता है। जी तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैथ्स एंड वेट को डिस्कस किया। जो मैथ्स है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट, मैथ्स जो है वो किस वजह से, मैटर की वजह से यानी मादे की वजह से होता है, और वेट जो है वो एक्चुअल वेट होता है जिस ज़मीन के ऊपर। मैथ स्केलर क्वांटिटी होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैथ जो है इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो वेट है इट डज नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैथ जो है जैसे आपने डायग्राम में देखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीइंग बैलेंस, और जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए फाइंड करते हैं। फिर हमने फोर्स और मोमेंटम पढ़ा, उसकी डेफिनेशन का यूनिट जो हमने डिस्कस किया kgms-1। फिर हमने उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की और फिर हमने उस इक्वेशन को डिस्कस किया, और जिसका आंसर हमने निकाला F = ma, जो कि न्यूटन के सेकंड कानून से ताल्लुक़ रखता है, मुशाबा है। फिर हमने कंजर्वेशन लॉ डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन यूँ थी कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा आइसोलेटेड मोमेंटम का जो सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है। उसमें हमने उसका जो फाइनल आंसर निकाला वो हमने निकाला m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2 के इक्वल निकाला। फिर हमने कुछ उसके यूजेज डिस्कस किए, कुछ यूजेज थे जिसमें हमने पढ़ा कि रॉकेट और जेट इंजन जो है उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। किस प्रिंसिपल के ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के। तो स्टूडेंट्स हम मज़ीद इस तरह की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।